लोग का जेक बोर्ड जो 2025-26 का नया सेशन शुरू होगा, इसका हम लोग पूरा अच्छा से मैथ का आज सिलेबस का और चैप्टर का और किस चैप्टर में कितना मार्क्स टोटल मार्क्स आएगा उसका डिस्कशन करेंगे। इसको पहले जानना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं जानेंगे तो हम लोग चैप्टर का नाम तक नहीं पता है तो क्या बनाएंगे, है ना। नया सेशन तुम्हारा जाके शुरू होने वाला है 25 और 26 का। तो इसमें हम लोग आज डिस्कस केवल किसका करेंगे, गणित का यानी मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स यानी गणित का हम लोग चैप्टर का डिस्कस करेंगे। तो जो नया सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, टोटल 14 चैप्टर पढ़ना है। कितना, 14 चैप्टर पढ़ना है मैथ में। तो चैप्टर का नाम याद कर लो मेरे साथ, देखो और यहाँ अच्छे से लिख भी लेना। तो पहला जो चैप्टर दिया हुआ है तुम्हारे बुक में उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक, क्या नाम दिया है, वास्तविक संख्याएं। तो देखो वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। वास्तविक मतलब रियल में है कोई चीज। तो जितना भी नंबर का कंसेप्ट है हम लोग पिछले क्लास में तो पढ़े थे 9 में, बहुत सारा नंबर सीखे थे। इसमें हम लोग केवल वास्तविक संख्याएं सीखेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 का नाम क्या लिखा हुआ है बुक में, वो दिया हुआ है बहुपद। क्या दिया हुआ है, बहुपद। बहुपद का मतलब हो गया पोलिनोमियल। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर हम लोग को क्या पढ़ना है, बहुपद। ये चैप्टर का नाम है। इसके बाद तीसरा चैप्टर हम लोग को जो किताब में दिया गया है वो लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहां पर चर का तात्पर्य क्या है, एक्स वाई जेड एस टी, इसको चर बोलते हैं। इसमें हमको चर मिलेगा लेकिन 2 चर मिलेगा, एक्स और वाई मिलेगा, एस और टी मिल सकता है, यू और भी मिल सकता है। 2 चर मिलेगा हम लोग का, लेकिन क्या मिलेगा, एक्स वाई के फॉर्म में। और इसके साथ ही साथ एक रैखिक समीकरण मिलेगा। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी 2 समीकरण आएगा। और पहला समीकरण में भी 2 चर होगा एक्स और वाई, और दूसरा समीकरण में भी 2 चर होगा एक्स और वाई, और दोनों समीकरण रैखिक फॉर्म में होगा। रैखिक का मतलब होता है जिसका एक्स और वाई का पावर 1 हो, यानी कुछ भी पावर ना लिखा हो, उसको रैखिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का नाम दिया गया है। इसके अलावा चैप्टर नंबर जो 4 है इसका नाम दिया हुआ है चैप्टर का द्विघात समीकरण। क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण। ये चैप्टर नंबर द्विघात समीकरण, ये चैप्टर 4 में मिलेगा जो हम लोग का मैथ का किताब है। सारा चैप्टर याद होना चाहिए अच्छे से जो हम यहाँ लिख रहे हैं। तो 4 नंबर चैप्टर में क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, देखो 5 नंबर चैप्टर का नाम दिया हुआ है समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणियां भी बोल सकते हैं इसको, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं, यानी एपी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। शॉर्टकट में इस चैप्टर को हम लोग एपी के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, एपी वाला चैप्टर। एस फॉर अर्थमेटिक यानी समांतर, और पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन, यानी एपी नाम से जानेंगे। समांतर श्रेणी नाम का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर 6 जो हम लोग पिछले 9 में भी पढ़ के आए हैं, चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज, ट्राइएंगल। क्या नाम है, त्रिभुज। जो चैप्टर 6 है इसका नाम क्या दिया हुआ है, त्रिभुज। बताओ त्रिभुज हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे। तो इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज नामक चैप्टर को। बात समझ में आ गया। अब नया चैप्टर जो यहाँ पर शायद देखने को मिलेगा, नहीं ये नया नहीं होगा, ये हम लोग को 9 में भी था, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। बोलो था निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग का 7 चैप्टर तक हो चुका है। चैप्टर वाइज सबको याद कर लेना है। किताब में इसी सीरीज से तुमको चैप्टर देखने को मिलेगा। 7 हो गया, इसके अलावा 7 चैप्टर और है, इधर लिख देते हैं।
चैप्टर नंबर देखो 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है? इसका नाम लिखा हुआ है त्रिकोणमिति ठीक है का परिचय। क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, का कुछ अनुप्रयोग, कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का क्या हो जाएगा? कुछ अनुप्रयोग हो जाएगा। ये 2 चैप्टर बिल्कुल नया है, जो अभी तक हम लोग 9 तक इसके बारे में जाने तक नहीं है। हम लोग का जेक बोर्ड में ये 2 चैप्टर अभी तक क्लास 9 में हम लोग जाने तक नहीं, ये 2 चैप्टर एकदम न्यू चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 10 होगा। 9 के बाद क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चैप्टर नंबर 10 जो है वो क्लास 9 में जो था ना वृत्त, वही वाला चैप्टर है। चैप्टर 11 में आ जाओ तो वृत्त पढ़ने के बाद वृत्तों से संबंधित कुछ पढ़ेंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को जानेंगे। क्या जानेंगे? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को जानेंगे। ये वृत्तों से संबंधित होगा। ठीक है, चैप्टर 11 का यही नाम है। आते हैं चैप्टर 12 में। देखो चैप्टर 12 ये है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जो क्लास 9 में था। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये चैप्टर 12 है। चैप्टर नंबर 13 ये भी हम लोग पढ़े होंगे, सांख्यिकी। क्या नाम है? स्टैटिक्स, सांख्यिकी, प्रायिकता। यही हम लोग का टोटल चैप्टर पढ़ना है। इतना चैप्टर हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे जेक बोर्ड में। नोट करो इसको। हम लोग का जो टोटल मार्क्स होगा वो कितना होगा? कितना नंबर का परीक्षा होगा? टोटल मार्क्स। देखो टोटल मार्क्स जो होगा एग्जाम वो 80 मार्क्स का होगा। टोटल कितने अंकों का होगा? 80 अंक का एग्जाम होने वाला है। टोटल 80 अंक का। बात समझ में आया? बाकी जो 20 अंक मिलेगा वो 20 अंक हम लोग को स्कूल से दिया जाएगा। बात समझ में आया? ये टोटल मार्क्स जो होगा वो 80 अंक का होगा। ठीक है, बाकी 20 नंबर स्कूल से दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा क्या? ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव हम लोग का 30 मार्क्स का आएगा। 30 अंक का। कितना अंक का आएगा? 30 अंक का आएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का आएगा, यानी 30 क्वेश्चन रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का। उसको हिंदी में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। 30 रहेगा, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया रहेगा। कोई भी एक ऑप्शन सही होगा वो तुमको लिख के आना है। बात समझ में आया? 30 नंबर के अलावा 80 नंबर में बचा कितना है? 50 नंबर। तो 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव कितना नंबर का रहेगा? 50 नंबर, यानी 50 अंक का रहेगा, जिसको हम लोग इसको लिखने वाला मतलब सॉल्व करके बताना है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। बात समझ में आया? इसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। ये 50 नंबर का हो गया। तो 30 अंक तो हमको पता चल गया कि 30 नंबर हमको ऑब्जेक्टिव में हर हाल में उठाने हैं, जैसे भी तैयारी किया जाए। ठीक है, अब ये जो 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा इसमें भी कुछ टाइप वाइज आएगा। जो 50 नंबर का आएगा, जैसे सबसे पहले तो 3 भाग में इससे भी नंबर हम लोग उठाएंगे। कैसे कैसे नंबर उठाएंगे? एक आएगा 6 क्वेश्चन आएगा जो एकदम अति लघु टाइप का होगा। कैसा होगा? अति लघु। तो हम लोग लिख सकते हैं इस हिसाब से कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला तो हम लोग को अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। इससे हम लोग को 6 प्रश्न आएगा। कितना प्रश्न आएगा? 6 प्रश्न आएगा। टोटल तो हम लोग को 8 प्रश्न देगा, जिनमें से 6 ही प्रश्न बनाना है। 8 प्रश्न में से कितना प्रश्न बनाना है? 6 प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, 6 प्रश्न करना है। एक प्रश्न पे 2 नंबर देगा। कितना अंक देगा? 2 अंक देगा। टोटल कितना अंक आ गया? 12।
यहाँ से हम लोग कितना अंक उठा सकते हैं? 12 अंक। ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये एकदम एक या दो लाइन में आंसर बनेगा, जैसे ऑब्जेक्टिव बनता है ना वैसे ही बनेगा, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसका आंसर एकदम शॉर्ट होगा। तो पहले तो क्वेश्चन रहेगा हम लोग का कितना? 8 गो। उसमें से बनाना केवल 8 गो में से कोई भी चुन के 6 गो बनाना है, 8 का 8 नहीं बनाना है, यानी 6 प्रश्न बनाना है। प्रत्येक प्रश्न सही करने पर 2 अंक मिलेगा। टोटल कितना अंक हो गया? 12। ये 50 का हम बता रहे हैं किस तरह करके निकलेगा नंबर। दूसरा लघु आएगा, ये अति लघु है और ये केवल क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें भी टोटल 8 प्रश्न क्वेश्चन में रहेगा, 8 प्रश्न रहेगा जिसमें से मात्र 6 क्वेश्चन को बनाना है, यानी इसमें भी 6 प्रश्न हो गया। कितना प्रश्न हो गया? 6 प्रश्न हो गया। एक प्रश्न सही करने पर 3 नंबर दिया जाएगा, तो कितना हो गया? 3 अंक हो गया। कितना हो गया? 3 अंक। तो नंबर कितना हो गया? 18। 18 यानी 6 प्रश्न हम लोग को थोड़ा सा लघु टाइप का रहेगा, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर करने पर 3 मार्क्स दिया जाएगा। 6 का 6 अगर सही हो गया तो 18 नंबर, और इधर से 12 नंबर, दोनों के जोड़ के देखो कितना नंबर बैठ गया? 30 नंबर। हम लोग को 50 में 30 नंबर तो यहीं से मिल गया। अब बचा है 20 नंबर। ये जो 20 नंबर है ना, ये 2 होगा, यहाँ नंबर गलती हो गया, यहाँ 3 का नंबर में, ठीक है। ये आएगा दीर्घ। क्या आएगा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है, इसमें से 4 लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 यानी 4 प्रश्न आएगा, 4 प्रश्न आएगा लॉन्ग, और ये हर हाल में बना के आना है। सबसे बड़ा फैक्ट यही से होता है। मात्र 4 क्वेश्चन करना है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिया जाएगा। तो टोटल कितना अंक हो गया? यहाँ से 20 अंक हो गया। 20 अंक हो गया ना, तो टोटल जोड़ के देखो कितना नंबर आ गया? 50। तो 50 नंबर उठाने का पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम नंबर उठाएंगे किस तरह। सबसे ज्यादा हम लोग इसमें से जो प्रैक्टिस करेंगे वो किस चैप्टर को करेंगे, ये नंबर के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो बताओ, अगर 4 प्रश्न बनाने पर हमको 20 नंबर मिलेगा, है ना, और यहाँ 6 प्रश्न बनाने पर 18 ही मिल रहा है, और यहाँ 6 प्रश्न बनाने पर 12 ही मिल रहा है, तो हम सबसे ज्यादा वाला पे पहले फोकस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो फिक्स होता है किस टाइप का आता है, ये नहीं है कि क्वेश्चन बहुत अलग आएगा, नहीं, इसका क्वेश्चन फिक्स होता है कि वही क्वेश्चन हर बार पूछता है लॉन्ग वाला में, लेकिन इसका फिक्स नहीं होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से हम लोग अगर मान लो 20 नंबर कंफर्म कर लेते हैं पहले, ठीक है, और यहाँ से करते 30, तो हम लोग का कितना हो गया? यहाँ से 20 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन बना के कंफर्म कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव कंफर्म कर लेते हैं, तो हम लोग का टोटल 20 और 30 50 नंबर तो आ गया। 80 में 50 आ गया, 80 में बचा 30, 30 के लिए दोनों करना है क्वेश्चन। पहले समझ तो होना चाहिए ना कि किस टाइप से हम लोग को क्वेश्चन करना होता है, बात समझ में आए? ये तो हम लोग का हो गया 80 नंबर का किस टाइप का क्वेश्चन कितना पूछेगा, और इसके पीछे हम लोग चैप्टर देखें। अब देखो इसमें क्या है ना, ये जो ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन में 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, पहले यही वाला आएगा। इसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन 1 से 30 के बाद शुरू होगा 31 से, उसके बाद जो शुरू होगा 31 से वो आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी पहले 1 मार्क्स करके आएगा, उसके बाद 2 मार्क्स वाला आएगा, उसके बाद हम लोग को 3 मार्क्स वाला मिलेगा, सबसे अंतिम में हमको 5 मार्क्स, यानी एकदम नीचे से हम लोग जब देखें तो 5 नंबर का 4 गो क्वेश्चन हम लोग को 5 मार्क्स। बात समझ में आ गया? तो सिलेबस का ये कंसेप्ट है, समझना होगा इसको, और इसके लिए जो थ्योरी क्लास होगा उसी में से उठा के ये ऑब्जेक्टिव देगा, और ऑब्जेक्टिव कम नहीं है। सोच लो ऑब्जेक्टिव कितना है, टोटल 30 गो है, तो 30 ऑब्जेक्टिव में अगर मान लो टोटल 14 चैप्टर है, तो प्रत्येक चैप्टर से कम वो 2 ऑब्जेक्टिव तो देगा ही ना, 2 ऑब्जेक्टिव देगा। और 2 ऑब्जेक्टिव अगर दे रहा है तो इसके लिए हम लोग का ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसका? जो थ्योरी हम बताएंगे बड़ा बड़ा, बात समझ में है? तो थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव उठा के वो बना के लिख देगा। ये हम लोग नोट करेंगे, इसको नोट करो। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है, यानी हम लोग का जो पहला चैप्टर है उसका थोड़ा सा हम लोग शुरुआत कर देंगे आज। तो पहला अभाज्य संख्या सम, तो हम लोग को समझना है कि एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम होता है क्या है, एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम होता है वो क्या है? तो इसके अलावा सब क्या होता है? विषम, यानी पहला अभाज्य संख्या 2
तो लिखा हुआ ये सम है, बाकी सब विषम है। यानी अभाज्य संख्या में एक ही सम संख्या होता है, बाकी सब विषम संख्या। बात समझ में आ गया। अब देखो कुछ कुछ चीज इसमें से समझ लो, ये तो खत्म नहीं होने वाला है, अनंत तक जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं। अभाज्य संख्या का परिभाषा तो हम लोग समझ लिए, ठीक है, परिभाषा तो लिख लेगा ना। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होगा? अभाज्य संख्या का परिभाषा लिखना, ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये एक परिभाषा लिख सकते हैं। बात समझ में आया? अब हम यह दूसरा क्या समझाएंगे? देखो, एक से लेकर 50 तक में, 1 से लेकर 50 तक में, 1 से लेके 50 तक में टोटल 15 गो अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या होता है 1 से 50 तक कितना अभाज्य संख्या होता है? एक नहीं है, हम लोग जब गिनती लिखना शुरू करेंगे तो 1 से लेकर 50 तक जब गिनती आएगा तो 1 से 50 के अंदर में जो अभाज्य संख्या निकल के आएगा वो टोटल कितना आएगा? 15 आएगा। ये गिन के देख लो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी आगे लिखो 50 तक। लिखने के बाद गिनो कितना निकलेगा? 15 को। कितना निकलेगा? 15। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होगा? 19 के बाद क्या होगा? अभाज्य संख्या 23। ठीक है, 23 के बाद ना 27 3 के पारा में आता है 29। क्या होगा? 29। 29 के बाद 31। 31 के बाद 33 नहीं होगा, 37 होगा। क्या होगा? 37। 37। 37 के बाद 41। 41। क्या होगा? 41। 41 के बाद 43। 41 के बाद 43। ठीक है, 43। उसके बाद 47। 49 नहीं होता है, 47 49 है ना, नहीं होता है, 47। यानी 1 से 50 तक में पहला अभाज्य संख्या 2 और 1 से 50 में अंतिम अभाज्य संख्या 47, 47। टोटल गिन के देख लेना कितना आएगा? 15। 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है? 15। बात समझ में आ गया। दूसरा हम लोग को दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट में देखो, 50 के बाद से 100 तक, 50 के बाद से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या। कितना अभाज्य संख्या? 10। गिन के देख लेना, होता है 10 अभाज्य संख्या होता है। यानी 50 से 100 में 10 अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या। तो अब हमको बताना है 1 से लेकर 100 में कितना अभाज्य संख्या? 25। 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या? 25। बोलो, कंसेप्ट क्लियर है? होता है, बोलो यहां तक क्लियर है? 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कुल कितना होता है? 15। 50 से 100 में अभाज्य संख्या कितना होता है? 10 को। तो 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितना हो गया? 15 और 10 कितना हुआ? 25। 1 से लेकर 50 तक में 15 अभाज्य संख्या, लेकिन 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या। बात समझ में आया? यहाँ पर आ गया 15, यहाँ कितना आ गया? 10। टोटल कितना हो गया? 25। बोलो, कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई डाउट नहीं है? ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होता है यहाँ तक क्लियर है ना? अब आ जाओ, लिखिए आंसर यहाँ करके आ जाना। लेकिन वो क्वेश्चन को घुरा के कैसे पूछेगा? वो पूछेगा कि 12 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितनी है? 2 का घात कितना है? तो एक तो आंसर ये पूछेगा। तुमसे पूछेगा फिर कि 12 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की घात कितनी है? 1। बताओ, 12 के गुणनखंड में 3 की घात जानने के लिए सारा प्रोसेस करना होगा कि नहीं करना होगा? वो पहला ही हेडिंग में दे देगा कि 12 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की घात बताइए। तो 3 की घात बनाने के लिए हमको ये प्रोसेस से गुजरना होगा ना। तो 3 का घात पूछेगा 12 के गुणनखंड में तो आंसर 1 होगा। 2 का घात पूछेगा 12 के गुणनखंड में तो आंसर 2 होगा। लेकिन पूछेगा 12 के गुणनखंड में कितनी संख्या आई है? एक 2 आया है, एक 3। आंसर क्या होगा? 2, क्योंकि एक 2 भी आया है और एक 3 भी आया है ना? 2 और 3 ये दोनों अलग अलग नंबर है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी संख्या है? 2 संख्या है, एक 2 और एक 3। लेकिन 8 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी संख्या है? एक ही संख्या है, वो क्या है? 2। बात पकड़ में आ रहा है? ऐसा ही पूछेगा। ये तो छोटा छोटा नंबर से हम लोग समझ रहे हैं ना, जैसे हो गया 8 12, लेकिन बड़ा बड़ा अगर नंबर आ जाए तो तब क्या किया जाएगा? देखो, तीसरा एक नंबर हम लोग अपने मन से लेते हैं 140। क्या लिए?
140।